बच्चों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में यूनिट 6 का जो ऑप्टिक्स है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, गोलीय सतह से अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक इंटर में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, कई बार आया भी है, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। तो गोलीय सतह से अपवर्तन आज हम लोगों का टॉपिक है। पहले अपवर्तन के हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हम लोगों ने कहा था कि अगर प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली किसी सतह पर आपतित होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, यदि प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली किसी सतह पर आपतित होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन समतल सतह और गोलीय सतह दोनों के लिए लागू होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हम लोगों ने पढ़ा। दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। यह नियम यानी कि अपवर्तन के नियम समतल सतह और गोलीय सतह दोनों के लिए लागू होते हैं। अब गोलीय सतह को हम लोग कैसे समझ लें? तो मान लिया जाए कि यह कांच का एक समतल टुकड़ा है। अगर हम लोग इसको इस तरह से काट दें या पोर्शन हटा दें तो गोलीय सतह हुआ, यह उत्तल सतह हुआ। और अगर इसी को हम लोग इस तरह से काट दें तो अवतल सतह हुआ। तो गोलीय सतह उत्तल और अवतल दोनों हो सकता है। और इससे अपवर्तन किस प्रकार से होगा, इसका रे डायग्राम हम लोगों ने इस चित्र में बनाया है। इसको ठीक से समझ लें। यह MN एक गोलीय सतह है। हम लोग मान लेते हैं कि MN एक गोलीय अपवर्तक सतह है। इसका मध्य बिंदु O है। MN का मध्य बिंदु O है। x डैश इसका मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर P एक बिंदुवत वस्तु है, बहुत छोटी सी वस्तु, बिंदुवत वस्तु है। इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक किरण जो मुख्य अक्ष के अनुरेख चलती है, यह अपवर्तक सतह पर लंबवत आपतित होगी। अगर हम लोग यहाँ स्पर्श रेखा खींच देते हैं 90 डिग्री कोण बनेगा। तो पहली किरण अपवर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है और इसीलिए बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। दूसरी किरण जो P बिंदु से चलती है, अपवर्तक सतह के E बिंदु पर आपतित होती है। अगर यह अपवर्तक सतह नहीं होता तो यह प्रकाश की किरण इधर जाती, सीधे प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है। परंतु अपवर्तक सतह एक सघन माध्यम है, इसलिए प्रकाश की किरण लंब की ओर झुक जाती है। और यहाँ देख सकते हो AI अपवर्तित किरण है जो NC लंब की ओर झुकी हुई है। इस स्थिति में I आपतन का कोण है और R अपवर्तन का कोण है। μ1 मान लेते हैं कि यह माध्यम का अपवर्तनांक है। μ2 इस अपवर्तक सतह का अपवर्तनांक है। क्योंकि O मध्य बिंदु है, इसलिए सभी दूरियां O से मापी जाएंगी। तो O से P की दूरी वस्तु की दूरी है, बाईं ओर होने के कारण माइनस है। वस्तु की दूरी का संकेत U होता है, इसलिए O से P की दूरी -U है। O से C की दूरी वक्रता त्रिज्या है MN का। अब चूंकि प्रतिबिंब I पर बनता है, इसलिए O से I की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, जिसका संकेत V है। इसी को हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है। एक बार फिर से देख लें कि MN एक गोलीय अपवर्तक सतह हुआ, O इसका मध्य बिंदु हुआ, x डैश मुख्य अक्ष हुआ, C MN का यानी कि अपवर्तक सतह का वक्रता केंद्र हुआ,
P बिंदुवत वस्तु हुई, I P का वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों हुआ? क्योंकि जब प्रकाश की दो किरणें सचमुच किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देख सकते हो कि P से चलने वाली एक किरण सीधे I तक पहुंची और दूसरी अपवर्तित होकर पहुंची, इसलिए P का वास्तविक प्रतिबिंब I है। PA को आपतित किरण कहेंगे, A आपतन बिंदु हो गया, NC अभिलंब है, AI अपवर्तित किरण हुआ, O से P वस्तु की दूरी -u, O से C वक्रता त्रिज्या r, और O से I प्रतिबिंब की दूरी v। अब कोण NAP आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन का कोण कहलाता है, इसका संकेत I है। तो कोण NAP आपतन का कोण हुआ, और कोण CAI R अपवर्तन का कोण हुआ। माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, इस सतह को किसी न किसी माध्यम में रखेंगे, और इस Mn यानी कि अपवर्तक सतह का अपवर्तनांक μ2 है Mn का। अब हम लोग इस अपवर्तन के लिए सूत्र का निर्धारण करेंगे। गोलीय सतह से अगर अपवर्तन होगा तो उसका सूत्र क्या होगा? समतल सतह से अपवर्तन होगा तो उसका सूत्र स्नेल लॉ है, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू μ2/μ1। इस सूत्र का उपयोग हम लोग गोलीय सतह के लिए करेंगे और इसका सूत्र ज्ञात करेंगे। नजदीक है, इसलिए इनके बीच की दूरी को नगण्य मान लिया जाता है। इसी स्थिति में जो सभी दूरियां हम लोग O से मापते थे, अब उनको B से मापेंगे। तो अब यह होगा कि B से P जो होगा यह लगभग बराबर O से P होगा, और यह -u होगा, यह वस्तु की दूरी। B से C लगभग बराबर O से C होगा, और यह वक्रता त्रिज्या होगा, और B से I लगभग बराबर O से I, और यह V होगा। एक और चीज देख सकते हो कि यह लंब डाल देने से इसमें 3 समकोण त्रिभुज बने। एक बना ABP, दूसरा बना ABC, और तीसरा बना ABI। अगर यह लंब नहीं हो त्रिभुज नहीं बनेंगे। अब इसके बाद में हम लोग इसमें I और R का मान निकालेंगे और स्नेल लॉ का प्रयोग करते हुए अपवर्तन का नियम निकालेंगे। तो इसमें यह त्रिभुज है, देखो PAC, त्रिभुज PAC। याद होगा 10th में एक थ्योरम था कि यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाई जाए तो बहिष्ठ कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज PAC में CA भुजा को n तक बढ़ाया गया है, तो यह बहिष्ठ कोण I हुआ और सुदूर अंतः कोण अल्फा और थीटा हुए। तो त्रिभुज PAC में I बराबर हो गया अल्फा प्लस थीटा, तथा त्रिभुज AIC में देख सकते हो यह त्रिभुज AIC हुआ,
इसमें बहिष्कोण कौन है? तो यह थीटा। और सुदूर अंतः कोण कौन हुए? तो आर और बीटा। तो थीटा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। तो अपवर्तन के कोण का मान थीटा माइनस बीटा और आपतन कोण का मान अल्फा प्लस थीटा। अब इसमें हम लोग स्नेल लॉ का यूज करें। अब स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर यह बराबर होगा म्यू टू अपॉन म्यू वन। यह स्नेल का नियम है। एक चीज देखो, हम लोग फिजिक्स में जहां तक यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन, कि अगर कोण का मान कम हो, मतलब मैक्सिमम 9 डिग्री, तो और उसको रेडियन में बदले, जैसे मान लो कि साइन 5 डिग्री का मान निकाल कर देखना, साइन 5 डिग्री का मान, और 5 डिग्री को रेडियन में बदल कर देखना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। रेडियन में कैसे बदलेंगे? तो हम लोग यह कहते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन 180 बटा पाई। मतलब यह कि अगर आई और आर छोटे कोण हों और उनको रेडियन में मापा जाए, तो साइन आई को लगभग आई माना जा सकता है और साइन आर को लगभग आर माना जा सकता है। तो हम लोग यह कहेंगे कि यदि आई तथा आर छोटे कोण हों, यदि आई तथा आर छोटे कोण हों, तो साइन आई या लगभग बराबर आई और साइन आर लगभग बराबर आर। तो उस स्थिति में आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और यह हो जाएगा आई म्यू वन इज इक्वल टू आर म्यू टू। या आई का मान यहां रखते हैं जो हम लोग निकाला है, अल्फा प्लस थीटा म्यू वन इज इक्वल टू आर का मान तो थीटा माइनस बीटा म्यू टू। इसको मल्टीप्लाई करें, यह अल्फा म्यू वन प्लस थीटा म्यू वन इज इक्वल टू थीटा म्यू टू माइनस बीटा म्यू टू, या अल्फा म्यू, इसको इधर लाते हैं, प्लस बीटा म्यू टू इज इक्वल टू थीटा म्यू टू माइनस थीटा म्यू वन। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा म्यू वन प्लस बीटा म्यू टू इज इक्वल टू थीटा म्यू टू माइनस म्यू वन। बहुत सिंपल हुआ यह कैलकुलेशन, यह इक्वेशन 1। अब यहाँ जो 3 समकोण त्रिभुज हैं ए बी पी, इससे अल्फा का मान मिलेगा, ए बी सी से थीटा का मान मिलेगा और ए बी आई से बीटा का मान मिलेगा। और यह तीनों मान निकालकर हम लोग इस सूत्र में रखेंगे समीकरण में और सूत्र मिलेगा। तो देखो, अब त्रिभुज ए बी पी में tan अल्फा लंब बटा आधार होता है, तो लंब हो गया h, आधार हो गया माइनस u, और चूंकि अल्फा छोटा कोण है, चूंकि अल्फा छोटा कोण है, इसलिए tan अल्फा को हम लोग लगभग बराबर अल्फा मान लेंगे और इस स्थिति में अल्फा इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन यू लिखेंगे। पुनः
त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर, जैसे कि हम लोग लिखे हैं थीटा छोटा कौन होगा, तो इस स्थिति में थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर होगा, तथा त्रिभुज ए बी आई में tan बीटा एच अपॉन भी, और इसलिए बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन भी। अब समीकरण 1 में इसका मान रखें। समीकरण 1 से अल्फा का मान माइनस एच अपॉन यू है और म्यू1 से गुना हुआ, बीटा का मान एच अपॉन भी है म्यू2 से गुना हुआ, थीटा का मान एच अपॉन आर है, यहाँ देख सकते हो, और यह म्यू2 माइनस म्यू1 हुआ। इस समीकरण में से एच कॉमन निकल के कट जाएगा, तो यह बचेगा कि माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन भी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इज अपॉन आर। इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर दें तो लिख सकते हैं म्यू2 अपॉन भी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। यह जो हुआ गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र हुआ। गोलीय सतह चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। बच्चों, समीकरण 2 का उपयोग हम लोग विशेष स्थिति में कर सकते हैं। इसमें यह कहें कि यदि माध्यम हवा हो, यानी कि अपवर्तक सतह को हवा में रखा जाए, जो प्रायः रखते ही हैं, तो म्यू1 यानी कि हवा का अपवर्तनांक 1 होगा। और अगर अपवर्तक सतह को मान लें कि ग्लास है, अपवर्तक सतह को मान लें कि ग्लास है, तो म्यू2 को हम लोग म्यू जी लिख सकते हैं। इस स्थिति में हम लोग यह जो समीकरण 2 है उसका उपयोग करके हवा और ग्लास के लिए सूत्र निकाल सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन यह है कि वस्तु हवा में हो, तो समीकरण 1 से म्यू2 के बदले म्यू जी लिखेंगे और यह भी होगा। म्यू1 के बदले 1 रखेंगे और यह यू होगा। यहाँ म्यू2 के बदले म्यू जी रखे और यह 1 हुआ और अपॉन आर। तो इस सूत्र का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब अपवर्तक सतह ग्लास हो और उसे हवा में रखा जाए और वस्तु हवा में हो, जैसा कि यह चित्र है। लेकिन दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि यदि वस्तु अपवर्तक सतह के अंदर हो, यदि वस्तु अपवर्तक सतह में हो, तो इस सूत्र का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो अब आपतित किरण अपवर्तक सतह से निकलकर हवा में आएगी या माध्यम में आएगी। अपवर्तक सतह से निकलकर माध्यम में आएगी। तो उस स्थिति में यह सूत्र का प्रयोग बदल जाता है और यह हो जाता है म्यू जी अपॉन यू माइनस 1 अपॉन भी इज इक्वल टू म्यू जी माइनस 1 अपॉन आर। यहाँ ध्यान देना है
कि वस्तु अगर हवा में हो, यानी प्रकाश की किरण हवा से ग्लास में आए तो यह सूत्र, और प्रकाश की किरण ग्लास से हवा में जाए तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम लोगों का यह टॉपिक है गोलीय सतह से अपवर्तन। यह लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसका प्रयोग हम लोग न्यूमेरिकल में भी करते हैं। आशा है कि यह समझ में आएगा। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो संपर्क करना, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।